हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका कॉमर्स एजुकेटर अजय शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्माण जीएस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज अपन इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में उपयोगिता ह्रास नियम के विषय में जानेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। यह नियम कई बार पेपर में आ चुका है, वह आने की संभावना रहती है हर साल। ये नियम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह नियम व्यक्तियों के जीवन से संबंधित है, व्यक्तियों के जीवन पर सीधे क्या होता है, आधारित होता है। इसलिए इस नियम को अपन आवश्यकता संतुष्टि का नियम भी कहते हैं। आवश्यकता संतुष्टि का नियम किस प्रकार से, व्यक्तियों के अगर जीवन की बात की जाए तो व्यक्ति जब भी किसी वस्तु या सेवा का उपभोग करते हैं, वस्तु व सेवा के उपभोग करने के साथ साथ वह जिस वस्तु या सेवा का उपभोग करते हैं, उपभोग करने के साथ साथ उसके संतुष्टि में क्या आता जाता है, परिवर्तन आता जाता है। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल के रूप में आपसे बात करूं, मान लीजिए कोई बहुत प्यासा व्यक्ति है, तो जब उसे पहली गिलास पानी मिलेगा तो उसे सबसे ज़्यादा क्या होगा, संतुष्टि मिलेगी। इसके बाद जब दूसरी गिलास पानी मिलेगा तो उससे कम संतुष्टि मिलेगी, और एक ऐसा समय आएगा जब पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। यह नियम हर जगह क्या होता है, लगता है। चाहे कोई वस्तु आप खाएं, उपभोग करें, चाहे कोई सेवाओं का उपभोग करें, उपभोग करने के साथ साथ क्या होता है, यह नियम हर जगह क्या होता है, लगता है। हर जगह लगने की वजह से इस नियम को आवश्यकता संतुष्टि का नियम भी कहते हैं। आवश्यकता, जिस प्रकार से व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, आवश्यकता में संतुष्टि होने के साथ साथ उसके उपभोग में भी क्या होता जाता है, परिवर्तन आता जाता है। इस सिद्ध नियम का संपादन किसने किया था, इस नियम को किसने दिया था, एक बहुत ही महान अर्थशास्त्री हुए एच गोसेन। ये गोसेन का प्रथम नियम के नाम से भी जाना जाता है। गोसेन जी का ये सबसे प्रथम नियम है। इसके बाद एच गोसेन ने एक नियम और दिया था, समसीमांत उपयोगिता नियम। इस नियम की जो चर्चा होगी अपन अगले लेक्चर पे करेंगे। आज अपन समझेंगे उपयोगिता ह्रास नियम। अब प्रश्न किस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है उसको भी समझ लीजिए। प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि उपयोगिता ह्रास नियम से आप क्या समझते हैं, समझाइए। दूसरा प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि गोसेन के प्रथम नियम को समझाइए। तो घबराना नहीं है, गोसेन का प्रथम नियम भी यही है, उपयोगिता ह्रास नियम। अब ये उपयोगिता ह्रास नियम होता क्या है, पहले अपन इसको समझ लेते हैं। देखिए, उपयोगिता का मतलब होता है व्यक्तियों की उपभोग करने की संतुष्टि से। मतलब व्यक्ति जैसे जैसे किन्हीं वस्तुओं या सेवाओं का उपभोग करते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, उनके संतुष्टि में ह्रास का मतलब होता है कमी आना। कमी का आना मतलब जैसे जैसे वह किसी वस्तु का उपभोग करते हैं, वस्तु हो या सेवा हो, उपभोग करते हैं, तो वैसे वैसे उनके उपभोग में क्या आता जाता है, परिवर्तन आता जाता है, या संतुष्टि में क्या आता जाता है, परिवर्तन आता जाता है। नियम मैंने बताया, यह नियम आपके किसने दिया था, एक बहुत ही महान अर्थशास्त्री हुए एच गोसेन। उनके द्वारा यह नियम क्या किया गया, संपादित किया गया या बनाया गया। यह नियम मनुष्य के जीवन पर पूरी तरह से आधारित होने के कारण यह बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। अब मैं बात करता हूँ उपयोगिता ह्रास नियम होता क्या है। उपयोगिता ह्रास नियम की बहुत ही अच्छी परिभाषा मार्शल के द्वारा लिखी गई है। पहले अपन इस परिभाषा को समझ लेते हैं। यह परिभाषा किसने दिया था, मार्शल जी ने दिया था, जो बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए थे हमारे। इनकी परिभाषा में क्या लिखा है, इसको बड़े अपन ध्यान से पढ़ते हैं। किसी मनुष्य के पास किसी वस्तु की मात्रा में वृद्धि होने से जो उसे अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है, अन्य बातें समान रहने पर वह वस्तु की मात्रा में होने वाली प्रत्येक वृद्धि के साथ घटता जाता है। अब अपन इस नियम को साधारण भाषा में समझते हैं। मार्शल जी ने कहा क्या, मार्शल महोदय ने बताया कि जब कोई मनुष्य किसी वस्तु या सेवा का क्या करता है, उपभोग करता है, उपभोग करने की मात्रा में जब वृद्धि होती है, मान लीजिए मैं अगर एग्जाम्पल लूँ, कोई बहुत भूखा व्यक्ति है, तो जब वह भोजन करना चालू करेगा तो यदि उसे एक रोटी ही मिलेगी तो उसी में संतुष्ट हो जाएगा, क्योंकि अपन ने उसको नहीं दी अगली रोटी।
और यदि अपन बात करें उसके पास पर्याप्त मात्रा में भोजन है, तो जैसे जैसे वह उपभोग करेगा रोटियों का, तो क्या होता जाएगा, उसके उपभोग प्रवृत्ति में अंतर आता जाएगा। जब पहली रोटी खाएगा तो सबसे ज़्यादा संतुष्ट, उसके बाद जब दूसरी रोटी खाएगा तो उससे कम संतुष्टि, तीसरी में उससे भी कम, चौथी में उससे भी कम, पांचवी में क्या पता वो पूर्ण रूप से क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए, यानी उसका पेट क्या हो जाए, पूरी तरह से भर जाए। जब वो अगली रोटी खाएगा तो उसको भोग की इच्छा नहीं होगी, यानी उसका जो भोग है उस किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। इसी प्रकार से आप लोगों के भी जीवन में होता होगा, जब आप किसी नई वस्तु का या सेवाओं का उपभोग करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। जैसे जैसे उस वस्तु का आप उपभोग करते जाते हैं, आपके संतुष्टि में क्या आता जाता है, परिवर्तन आता जाता है। यही हमें अर्थशास्त्र भी सिखाती है कि व्यक्तियों के पास क्या है, सीमित साधन है, और सीमित साधनों के माध्यम से ही क्या करना है, असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। तो हमें ये समझना होगा कि जब अपन किन्हीं वस्तुओं का उपभोग करते हैं या सेवाओं का उपभोग करते हैं तो ये परिवर्तन किस कारण से आता है। वो मेन कारण है आपका उपयोगिता ह्रास नियम या आवश्यकता संतुष्टि नियम। इस नियम के कारण ही क्या होता है, हमारे उपभोग में क्या होता है, परिवर्तन आता है। अपन जानते पहले थे पर इस नियम के विषय में अपन नहीं जानते थे। अपन को पहले से यह ज्ञान है कि हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं। अर्थशास्त्र ऐसा सब्जेक्ट है जो व्यक्तियों के जीवन को सीधे क्या है, आधारित है। व्यक्ति अगर अपने जीवन से घटाकर पढ़े तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, तो किसी वस्तु की मात्रा में वृद्धि होने से जो उसे अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है, जब वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में होगी और अपन वस्तुओं का उपभोग करते जाएंगे तो जो हमें क्या होगा, अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा। अन्य बातें समान रहने पर, बातें क्या रहनी चाहिए, समान रहनी चाहिए। इसमें कुछ मान्यताएं हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा कौन कौन सी बातें समान रहनी चाहिए। यदि यह बातें सामान्य नहीं होंगी तो यह नियम लागू नहीं होगा। वह वस्तु की मात्रा में होने वाले प्रत्येक वृद्धि के साथ क्या होता जाता है, घटता जाता है। जैसे जैसे अपन वस्तुओं का उपभोग करते हैं, वस्तुओं के उपभोग करने के साथ साथ हमारा उपभोग में क्या आता जाता है, परिवर्तन आता जाता है। अब देखिए इसमें मान्यताएं कौन कौन सी मान के चलना है। मान्यताओं का मतलब होता है कि यह नियम हमको मानकर ही चलना पड़ेगा। अगर अपन ऐसा नहीं मानेंगे तो उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होगा। मैंने बताया किसी भी सिद्धांत को समझने से पहले कुछ हमें मान्यताएं माननी पड़ती हैं कि ये मान्यताएं होनी ही होनी चाहिए, नहीं तो ये सिद्धांत, ये प्रिंसिपल लागू नहीं होगा। सिद्धांत को अपन कोई भी नियम जब लागू करते हैं तो कुछ न कुछ मान्यताएं मानना पड़ता है, तभी क्या होता है, उस नियम को अप्लाई कर पाते हैं। अब वो कौन कौन सी मान्यताएं हैं, तो सबसे पहली आपकी मान्यता है वस्तुओं का आकार निरंतर क्रम में होना चाहिए। यदि उसके उपभोग की इकाइयों में समय अंतराल है तो यह सिद्धांत लागू नहीं होगा। अब देखिए इसमें दो चीज़ें दी गई हैं। वस्तुओं का आकार निरंतर क्रम में होना चाहिए। जिस वस्तु का अपन उपभोग कर रहे हैं उसका आकार निरंतर क्रम में होना चाहिए, मतलब एक ऐसा आकार होना चाहिए जो हमारी संतुष्टि प्रदान कर सके। जैसे मैं आपसे बात करूं, पानी पीना है, कोई बहुत प्यासा व्यक्ति है, अब उसको अपन एक एक बूंद पानी पिलाएंगे तो उसकी संतुष्टि में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन यहीं यदि हम उसे एक गिलास पानी देते हैं तो एक ऐसा समय आ जाएगा कि उसको क्या हो जाएगी, पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएगा। मतलब आकार भी कहीं ना कहीं बहुत मायने रखता है। अब हम उसे एक बूंद पानी पिलाया, थोड़ी देर बाद फिर एक बूंद पानी मिलाया, अब उससे अपन पता कर रहे हैं कि तुमको कैसी संतुष्टि मिल रही, तो उसे सीधी सी बात है कोई भी संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। तो वस्तुओं का क्या होना चाहिए, एक आकार होना चाहिए। एक निश्चित आकार से ही क्या होता है, हमें संतुष्टि मिलती है। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट लिखा है, यदि उसके उपभोग की इकाइयों में समय अंतराल है। हाँ, हम जिन वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं
उन वस्तुओं की उपभोग करने में समय अंतराल नहीं होना चाहिए। जैसे मैं अगर आपसे बात करूं, आप खाना खाने बैठे तो 2 रोटी अभी खा ली सुबह, 2 रोटी 2 घंटे बाद फिर खा ली, 2 रोटी दोपहर में फिर खा ली, तो इससे क्या होगा, आपकी संतुष्टि में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सीधी सी बात है, क्या है, समय अंतराल होने से आपकी आवश्यकता पुनः क्या लेती है, जन्म ले लेती है। यदि समय अंतराल ना हो और एक साथ क्या करें, आप उपभोग करें, तो आवश्यकता में आपको पता चलेगा कि एक ऐसा समय आएगा जब आप पूर्ण रूप से क्या हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, और उसके आगे यदि आप उपभोग करेंगे तो आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, यानी आप क्या हो जाएंगे, निगेटिव में चले जाएंगे, घटते क्रम में चले जाएंगे। तो समय अंतराल नहीं होना चाहिए, एक निश्चित समय पर ही अपन क्या करें, वस्तुओं का उपभोग करें। यदि मैं आपसे बात करूं, कोई कपड़े हैं, आपने कपड़ों को पहना एक बार, 2-3 दिन तक पहना, उसके बाद गंदे हो गए, उसके बाद आपने पुनः साफ किया, तो फिर पहना, तो आपको संतुष्टि क्या मिलेगी, उसी प्रकार से मिलेगी। गंदे कपड़े पहनेंगे तो क्या होगा, वो संतुष्टि में आपकी कमी रहेगी ही रहेगी। तो समय अंतराल नहीं होना चाहिए। इस नियम को लागू तभी होगा यदि समय अंतराल होगा, तो यह नियम लागू नहीं होगा। तो मैंने आपको 2 चीज़ें यहाँ बताई, आकार निरंतर क्रम में होना चाहिए व समय अंतराल नहीं होना चाहिए, तब यह सिद्धांत क्या होगा, आपका लागू होगा। इसके बाद इसकी दूसरी मान्यता है, वस्तु की उपभोग की इकाई आकार पर्याप्त होना चाहिए। आकार क्या होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए। यदि आकार पर्याप्त नहीं है तो यह नियम लागू नहीं होगा। मैंने आपसे एग्जाम्पल लिया कि जैसे आप पानी पी रहे हैं, तो 1 गिलास पानी पिया आपने, तब तो आपको संतुष्टि मिलेगी, लेकिन यदि आप 1 बूंद पानी पीते हैं तो आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, दूसरे बूंद में भी आपको वही संतुष्टि रहेगी, तीसरे बूंद में भी वही संतुष्टि रहेगी। तो आकार में क्या होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। आकार में यदि कमी होगी तो उपयोगिता ह्रास नियम नहीं लागू होगा। आकार निरंतर, आकार एक ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति की संतुष्टि को पूरा कर सके। यदि मैं आपसे बात करूं, आप चावल का उपभोग कर रहे हैं, चावल खा रहे हैं, अब एक चावल यदि आप खाएंगे तो आपके संतुष्टि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वही एक साथ मिलाकर खाएंगे तो क्या होगा, आपके एक ऐसा समय आएगा आप पूर्ण रूप से क्या हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार यदि आप कपड़ों का उपभोग कर रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, तो ऐसा संभव है क्या कि आप एक दिन कॉलर पहन लें, दूसरे दिन एक तरफ की शर्ट पहन लें, दूसरी कॉलर पहन लें, ऐसा संभव नहीं है। मतलब क्या होना चाहिए, एक आकार होना चाहिए पर्याप्त मात्रा में, तभी क्या होगा, आपको संतुष्टि मिलेगी। तो यहाँ मैंने 2 सिद्धांत आपको बताए। पहला सिद्धांत बताया, आकार निरंतर क्रम में होना चाहिए व समय अंतराल नहीं होना चाहिए। इसके बाद वस्तु के उपभोग की इकाइयों का आकार पर्याप्त होना चाहिए। जिन वस्तुओं का अपन उपभोग कर रहे हैं उनका आकार क्या होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए। यदि आकार पर्याप्त नहीं होगा तो उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होगा। इसके बाद तीसरा नियम है आपका, वस्तु के उपलब्ध स्थानापनों का मूल्य स्थिर रहना चाहिए। ये स्थानापन क्या होती है, पहले अपन इसको समझ लेते हैं। स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती हैं, स्थानापन्न वस्तुओं का मतलब होता है ऐसी वस्तुएं जिन वस्तुओं का उपभोग अपन एक वस्तु को छोड़कर दूसरी वस्तु का कर सकते हैं। मतलब एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का उपभोग कर सकते हैं। अगर मैं आपसे एग्जाम्पल लूं तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको मिलेगा टी और कॉफ़ी। मान लीजिए ये कौन सी वस्तुएं हैं, स्थानापन्न वस्तुएं हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपका हो सकता है पेप्सी और कोक। पेप्सी और कोक ये भी क्या है, स्थानापन्न वस्तुएं हैं। यदि आप कभी दुकान में गए होंगे तो आपको यदि पेप्सी का ब्रांड नहीं मिला तो आप कोक से भी क्या हो सकते हैं, संतुष्ट हो सकते हैं। तो यह नियम
ऐसी दशा में लागू नहीं होगा। वस्तु के उपलब्ध स्थानापन्नों का मूल्य स्थिर रहना चाहिए। मतलब जो मूल्य पेप्सी का हो वही मूल्य क्या होना चाहिए, कोक का होना चाहिए। यदि इनके मूल्य में क्या है, परिवर्तन है, तो हमारे संतुष्टि में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। यदि मैं आपसे एग्जाम्पल में बात करूं, यदि चाय की कीमत बढ़ गई तो आप किसका उपभोग करने लगेंगे, कॉफ़ी का उपभोग करने लगेंगे। अभी आपको आगे पढ़ाया जाएगा मांग का नियम, वो मांग के सिद्धांत, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, सब तब ये सारी चीज़ें आपको पूर्ण रूप से क्या की जाएंगी, समझाई जाएंगी किस प्रकार से ये लोग मांग को प्रभावित करते हैं। तो मैंने आपको बताया यदि चाय की कीमत बढ़ेगी तो क्या करने लगे आप, कॉफ़ी का उपभोग करने लगेंगे। इसी प्रकार यदि पेप्सी की कीमत बढ़ गई तो आप किसका उपभोग करने लगेंगे, कोक का उपभोग करने लगेंगे। क्योंकि यह क्या है, स्थानापन्न वस्तुएं हैं। मतलब ऐसी वस्तुएं जिन वस्तुओं का एक जगह से दूसरी जगह का उपयोग किया जा सकता है। यदि हमें पेप्सी की कीमत बढ़ती तो हम कोक का उपभोग कर सकते हैं। तो इनका मूल्य क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। तो जितना मूल्य कोक का हो उतना मूल्य क्या हो, पेप्सी का हो, और जितना मूल्य चाय का उतना मूल्य किसका हो, कॉफ़ी का हो। इनके मूल्य में यदि परिवर्तन होगा तो हमारे उपभोग में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। तो ये रहा आपका तीसरा सिद्धांत। अब हम बात करते हैं चौथे सिद्धांत के विषय में। चौथी मान्यता कौन सी है, उपभोक्ता की आय एवं उपभोग प्रवृत्ति स्थिर होनी चाहिए। उपभोक्ता कौन व्यक्ति होता है, मैंने आपको बताया था कि उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो वस्तुओं और सेवाओं क्या करता है, उपभोग करता है। अब यह नियम क्या कहता है कि उपभोक्ता की आय एवं उपभोग प्रवृत्ति स्थिर होनी चाहिए। व्यक्तियों की आय क्या होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। यदि व्यक्तियों की आय बढ़ती है या कम होती है तो उसके उपभोग में भी क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति 10,000 रुपये कमाता था, अब वह 15,000 रुपये कमाने लगा तो उसके उपभोग में क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। यदि वह 3 केजी शक्कर खरीदता था तो 15,000 होने पर कितने केजी शक्कर खरीद सकता है, 4 केजी शुगर या शक्कर क्या कर सकता है, परचेज कर सकता है। क्योंकि जब व्यक्तियों की आय में परिवर्तन होता है, आय में परिवर्तन होने के साथ व्यक्तियों की रुचि में भी क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। उपभोग में भी क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। यदि मान लीजिए इसकी आय क्या हो जाए, कम हो जाए, तब भी क्या हो जाएगा, इसके उपभोग में परिवर्तन आ जाएगा। इसलिए ऐसा अपन को मान के चलना है कि उपभोक्ता की आय एवं उपभोग प्रवृत्ति, उपभोग प्रवृत्ति का मतलब होता है कि वह जिन वस्तुओं का उपभोग कर रहा है उन्हीं का उपभोग निरंतर करता रहे। उपभोग में परिवर्तन होने पर यह नियम लागू नहीं होगा, उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होगा। यदि मैं आपसे बात करूं कि आपने मिठाई खाई और मिठाई के साथ आपको रसगुल्ला मिल गया, तो मिठाई से भी वही संतुष्टि आपको प्राप्ति होगी और रसगुल्ले से भी क्या होगी, वही संतुष्टि आपको मिलेगी। संतुष्टि में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यानी वस्तुओं में बदलाव होने से व्यक्तियों की संतुष्टि में भी क्या हो जाता है, बदलाव आ जाता है। इसके बाद में अगर आपसे बात करूं, पांचवा सिद्धांत या नियम क्या कहता है, उपभोक्ता के फैशन, रुचि, स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। फैशन का मतलब क्या होता है, जिन वस्तुओं का वह उपभोग कर रहा है उन्हीं वस्तुओं का उपभोग निरंतर करता रहे। यदि उसके फैशन में परिवर्तन आता है तो उसके सीधी सी बात है उपयोगिता में भी क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। उसके बाद रुचि का मतलब होता है जो वस्तुएं अपन उपभोग कर रहे हैं, रुचिपूर्वक खा रहे हैं, उन्हीं वस्तुओं क्या करें, उपभोग करते रहें। इसके बाद स्वभाव में यदि परिवर्तन आता है तब भी क्या होगा, यह नियम लागू नहीं होगा। तो यानी उपभोक्ता के फैशन, रुचि, स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तभी क्या होगा, यह उपयोगिता ह्रास नियम लागू होगा। तो इस प्रकार से यह 5 नियम, इसके बाद भी 1-2 नियम है पर महत्वपूर्ण ये जो 5 नियम है, यह नियम जब लागू होंगे तभी क्या होगा, उपयोगिता ह्रास नियम आपका अप्लाई होगा। यह नियम अगर लागू नहीं होते तो उपयोगिता ह्रास नियम लागू आपका नहीं होगा। मतलब ये मान्यताएं आपको मान के चलना पड़ेगा।
आकार निरंतर, समय अंतराल नहीं होना चाहिए। समय अंतराल होने पर क्या होगा, आपकी उपयोगिता में बदलाव आ जाएगा। उसके बाद दूसरा, आकार पर्याप्त होना चाहिए। यदि आकार में कमी है तो क्या होगा, यह नियम लागू नहीं होगा। तीसरा, स्थानापन्न वस्तुएं, जिन वस्तुओं की स्थानापन्न उपलब्ध है, यानी यदि पेप्सी और कोक, यदि आपको पेप्सी की कीमत बढ़ गई तो कोक क्या कर सकते हो, आप परचेज कर सकते हो। मतलब स्थानापन्न वस्तुओं में कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसके बाद उपभोक्ता की आय एवं उपभोग प्रवृत्ति स्थिर होनी चाहिए। उसकी उपभोग करने की जो प्रवृत्ति है वो क्या होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। यदि उपभोग करने की प्रवृत्ति में परिवर्तन आता है तब भी ये नियम लागू नहीं होगा। इसके बाद उपभोक्ता के फैशन, रुचि एवं स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो जब ये नियम लागू होते हैं तभी क्या होता है, हमारा उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है। अब हम बात करते हैं, इसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से समझते हैं। उपयोगिता ह्रास नियम, देखिए मान लीजिए यहां अपन ले रहे हैं आइसक्रीम, असीमांत उपयोगिता। देखिए जब आप पहली यूनिट उपभोग करेंगे आइसक्रीम की तो आपको सबसे ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। मान लेते हैं वह संतुष्टि आपकी 20 यूटिल्स की है। इसके बाद जब आप दूसरी यूनिट आइसक्रीम की खाएंगे तो आपको पहली यूनिट के बराबर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। आपके उपभोग में क्या आ जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि आपने पहली यूनिट जब खाई तो आपको सबसे ज़्यादा क्या हुआ, संतुष्टि मिली। जब दूसरी खाएंगे तो उससे कम संतुष्टि मिलेगी। जब तीसरी खाएंगे तो तीसरी खाने के बाद आपके संतुष्टि में और भी क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। मान लीजिए 10। जब आप चौथी खाएंगे तो आपके उपभोग में और भी कमी आएगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, उसी वस्तु का बार बार उपभोग एक ही समय पर कर रहे हो। तो जब पहली पीस आइसक्रीम आप लोग खाएंगे, पहली बंडल, तो आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा या संतुष्टि मिलेगी। दूसरा खाएंगे तो उससे कम, तीसरा खाएंगे तो उससे भी कम, चौथा खाएंगे तो उससे भी कम, और पांचवें में आपकी पूर्ण रूप से क्या हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। पूर्ण रूप से क्या हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, पूर्ण तृप्त। अब पूर्ण तृप्त होने के बाद जब यदि आप इसके आगे भी उपभोग करते हैं तो बाहर भी आ जाएगा, यानी माइनस में भी चला जाएगा। यह बताता है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के विषय। उपयोगिता ह्रास नियम क्या कहता है कि जैसे अपन एक ही समय पर किन्हीं वस्तुओं का उपभोग करते हैं, उपभोग करने के साथ प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से हमारी उपभोग में क्या आती जाती है, कमी आती जाती है। जैसे आपने पहली आइसक्रीम खाई तो सबसे ज़्यादा संतुष्ट, दूसरी खाई तो उससे कम, तीसरी खाई तो उससे भी कम, चौथी खाई तो उससे भी कम, पांचवें में आप क्या हो गए, पूर्ण तृप्त हो गए। इसके आगे आप उपभोग करना नहीं चाहते। यदि आप इसके आगे भी उपभोग करते हैं तो क्या हो सकता है, बाहर निकल आएगा। और जब जगह नहीं रहेगी पेट में तो बाहर ही तो आएगा। पर मैंने आपको कहा कि यह एक ही समय पर होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप पहली आइसक्रीम सुबह खा रहे हैं, दूसरी 2 घंटे बाद। ऐसा होने पर क्या होगा, आपकी संतुष्टि में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आपको वही संतुष्टि हर बार क्या होगी, प्राप्त होगी। मतलब एक निश्चित समय पर ही आप क्या करोगे, सभी वस्तुओं का उपभोग करोगे। अब इसको ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। ग्राफ में इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब अपन समझते हैं कि इसको ग्राफ के रूप में किस प्रकार से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
चलिए अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ अपन ले लेते हैं सीमांत उपयोगिता, यहाँ ले लेते हैं अपन यूनिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अपन यहाँ ले लेते हैं 20 है तो 5, 10, 15, 20 बस हो गए। अब देखिए जब आपने पहली आइसक्रीम खाई तो आपको सबसे ज़्यादा संतुष्टि मिली, तो आपका जो बिंदु होगा वो यहाँ पास बनेगा। इसके बाद जब दूसरी आइसक्रीम खाई तो आपको 16 यूटिल्स की मात्रा, यहाँ पास आपका बिंदु बनेगा। इसके बाद तीसरे में 10 यूटिल्स के बराबर आपको सेटिस्फेक्शन मिला। चौथे में 4 यूटिल मतलब उससे भी कम। पाँचवें में क्या हो गया आपकी 0 हो गई पूर्ण रूप से। और छठवें में क्या हुआ माइनस में, यानी यहाँ आ गया आपका। यदि यहाँ माइनस में आ जाएगा, -6 ले लेते हैं तो आपका बिंदु यहाँ पास बनेगा। अब देखिए इसका ग्राफ किस प्रकार से बन रहा है उसको समझते हैं अपन। ये ग्राफ ऊपर से आपका बाएं से दाएं की ओर गिरता हुआ बनेगा इस प्रकार से। इसको मैं सही तरीके से बना देता हूं। ये जो आपका ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये क्या कहलाएगा आपका पूर्ण तृप्त। यहाँ आप क्या हो जाएंगे पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएंगे, पूर्ण तृप्त बिंदु है आपका। इसके बाद ये माइनस में आपका यहाँ आ गया, यहाँ आप क्या हो जाएंगे इसके आगे उपभोग करने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो इस प्रकार से इस ग्राफ के माध्यम से भी आप लोग समझ सकते हैं कि जब अपन किसी वस्तु का पहली बार उपभोग करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमको संतुष्टि मिलती है, और जैसे जैसे अपन वस्तुओं का उपभोग करते जा रहे हैं हमारे क्या हो रहा है संतुष्टि लेवल में परिवर्तन आता जा रहा है। यदि मैं आपसे बात करूं तो आपके संतुष्टि में क्या आता जा रहा है, धीरे धीरे परिवर्तन आता जा रहा है। यहाँ क्या हो जाएगा आपका पूर्ण संतुष्ट हो जाएंगे आप लोग, यहाँ ये हो गया। तो इस प्रकार से ग्राफ के माध्यम से भी अपन देख सकते हैं कि आपके संतुष्टि लेवल में क्या होती है कमी आती जा रही है। जैसे जैसे वैसे आप वस्तुओं का उपभोग करते जाते हैं आपके संतुष्टि में भी क्या आता जाता है परिवर्तन आता जाता है। तो इस प्रकार से अपन उपयोगिता ह्रास नियम को ग्राफ के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं समझ सकते हैं या बता सकते हैं। अब प्रश्न किस प्रकार से बनेगा तो मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले ही। अब और प्रश्न के माध्यम से अपन को यह जो अपन ने टेबल बनाई इसको भी समझाना पड़ेगा, और जो अपन ने ग्राफ बनाया इसको भी क्या करना पड़ेगा हमको समझाना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या होता है आपका उपयोगिता ह्रास नियम क्या होता है समाप्त होता है। जब अपन अगले लेक्चर में मिलेंगे तो आप लोगों से बात करेंगे समसीमांत उपयोगिता नियम के विषय में। समसीमांत उपयोगिता नियम क्या होता है अगले लेक्चर में आप लोगों को बताया जाएगा। तो आज के लिए यहीं तक, जब अपन अगले लेक्चर में बात करेंगे तो वहाँ पर अपन समसीमांत उपयोगिता नियम के विषय में जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।